ई लर्निंग के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लघुत्तरात्मक प्रश्नों के संकलन की जो सीरीज हम कर रहे हैं, और तो उसमें हम पहली प्रश्नावली के प्रश्न करने के लिए सीधे चलते हैं आज के टेक्स्ट पर। तो आप देखिए बच्चों, पहली प्रश्नावली हमारी जो वास्तविक संख्याएं, तो इसके काफी अधिक प्रश्नों का एक संकलन मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो हम आज के प्रश्न शुरू करते हैं। तो बहुत ध्यान से जो आपने पहले के वीडियो भी देखें और इनको भी आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इनको बार बार देखें ताकि ये आपको समझ में आ सके। तो ये कह रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो बच्चों, अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है, जो किसी के पहाड़े में नहीं आती। तो यहाँ पर 29 जो है वो भाज्य संख्या है। तो इसका भाग जो सही होगा अभाज्य संख्या क्या होती है, भी आप याद रखें। तो निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है? तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो वो संख्याएं सभी जो है वो अभाज्य संख्याएं होती है। हम देखते हैं कि 10, 24 और 35 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते पूरा पूरा। तो यहाँ पर 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो ये हमारे पास जो है परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। फिर √3 व √5 है। तो आप देख सकते हैं कि ये अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याओं के जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय होते हैं हमेशा ही। तो ये अपरिमेय संख्याएं हैं। फिर है कि वास्तविक संख्या होती है। तो ये देख सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं जो है वो परिमेय भी होती है, अपरिमेय भी होती है। तो ये दोनों ही होती है। तो इसमें स पार्ट इसका जो सही है। पांचवा प्रश्न देखिए, आपके पास यहाँ पे एक दशमलव संख्या दे रखी है 5.2372। तो आपको ये कहा है कि ये किस प्रकार की संख्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूर्णांक तो नहीं है, क्योंकि दशमलव है, काल्पनिक संख्या भी नहीं है। तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। ये इस प्रकार की दशमलव की संख्या है और साथ में शांत दशमलव है। आप देख सकते हैं इसके पीछे डैश डैश नहीं है। तो शांत दशमलव और शांत दशमलव होते हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर कह रहा है कि 5, 15 और 20 के लय से और मैं से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने गुणनखंड करने के बाद जो देखो बच्चों मैं से होता है वो कॉमन होता है। तो आप देख सकते हैं कि 5, 5 और 5 जो कॉमन आ रहा है। तो HCF आपके पास हो गया 5, या मैं से क्या हो गया 5 हो गया। अब लय से की बात करें तो पहले बच्चों आप ये किया करो कि इसमें जितने प्रकार के गुणनखंड हैं उन सबको लिख लो। जैसे इसमें जो संख्याएं आई है वो 2, 3 और 5 3 प्रकार की आई है। तो आप पहले लिख लें 2 गुणा 3 गुणा 5। इसको आप थोड़ा ध्यान से सुने। फिर इसमें देखें कि इनकी बड़ी घातें क्या है। तो सिर्फ 2 की घात 2 है, बाकी 3 की अधिकतम घात 1 है और 5 की भी अधिकतम घात कहीं भी एक ही आई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इनको गुणा करेंगे हम। तो ये 4 और ये 12 पंजे 60 हो गया। तो इस प्रकार इसका लय से ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। और वैसे आप लय से जो है उस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे भाग विधि से हम ज्ञात करते हैं ना। 5, 15 और 20 का लय से आप सीधा भी ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे पहले आप 2 का भाग दें तो 5 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा और यहाँ आएगा 10, 10 दूनी 20 हो गया। फिर 2 का भाग देंगे तो 5 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा और फिर आएगा 5 दूनी 10 और फिर आप 5 का भाग दें। वैसे इसमें 3 का जा रहा है, पहले तो 5 में नहीं जाएगा, फिर 5 दिए 15 और 5, अब 5 का भाग दे दें। तो ये देखिए 1 और 1 आ गया। तो इस प्रकार से आप इनको गुणा करेंगे तो भी यही चीज आएगी, ठीक है, 60 आएगा। तो इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। फिर अगर एक सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या है, क्या होगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो आप जानते हो कि 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है, क्योंकि 4 से पहले जो है वो कोई संख्या भाज्य नहीं होती। तो इनका गुणनफल आप देखेंगे तो आप इनको गुणा कर दीजिए आप, तो इनका गुणनफल आ जाएगा। तो इनका गुणनफल आ गया 2 गुणा 4 बराबर हो गया 8, ठीक है। फिर ये पूछा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में बच्चों अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो अनंत यानी अनगिनत हो सकती है। तो आप इसको याद रखें। और फिर कह रहा है कि ये जो इनका मैं से ज्ञात कीजिए। तो मैं से ज्ञात करने के लिए उसी प्रकार से आप गुणनखंड करेंगे इनके। तो यहाँ देखिए आप इस प्रकार से इनके गुणनखंड कर लीजिए। और फिर जो मैं से होता है वो कॉमन होता है बच्चों, याद रखो। जो कॉमन आता है वो मैं से होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन 2 आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है। और देखिए एक x कॉमन आ रहा है यहाँ पर और एक y कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आ गए ना उनको बस आप लिख लीजिए। जैसे 2 कॉमन आ गया
3 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया और y कॉमन आ गया। तो इस प्रकार से ये हो गया 3 दूनी 6x y। इस प्रकार से मैं ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। फिर करेगी यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मैं से क्या होगा। तो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो बच्चों उनमें मैं से जो है वो सिर्फ कुछ नहीं हो सकता, एक होगा, ठीक है, उनमें क्योंकि अन्य कोई संख्या भाग नहीं जाएगा, तो उनका मैं से होगा 1, ठीक है। और फिर करेंगे 216 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो ये तो आप बहुत आसानी से 216 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो अभाज्य संख्याओं का आप जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं से आप गुणनखंड करते जाइए। तो पहले 2 का भाग इसमें 3 बार जा रहा है, फिर 3 बार 3 का जा रहा है, तो ये इसके हो गया अभाज्य गुणनखंड। और फिर करें 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कि 1 से लेकर के और जो आपके पास 49 तक होगी, तो ये 1 2 1 3 5 इस प्रकार से आप देखेंगे कि कुल जो है वो 25 आपके पास जो है वो अभाज्य संख्याएं होगी, विषम संख्याएं होगी, सॉरी। तो ये हो जाएगी आपके पास 25, ठीक है, 0 से लेकर के और 50 के बीच में जो विषम संख्याएं वो 25 होगी। फिर वे संख्याएं जो जिसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है वो कहलाती है। तो बच्चों जिनमें अशांत और अनावर्ती दशमलव होता है वो होती है अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। आप याद रखें, इनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, ये याद रखें आप अच्छी तरह। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। फिर ऐसी संख्या लिखिए जो न तो अभाज्य है न ही भाज्य है। तो ऐसी संख्या होती है 1, ठीक है। तो न तो जो भाज्य होती है न अभाज्य होती है, इसको किसी श्रेणी में नहीं रखते हैं, तो ये 1 होती है। तो यहाँ आप ये पहला प्रश्न देख रहे हैं। तो इसमें देखिए बच्चों कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होती है वो जो है वो आप देख सकते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम जो होती है, आप जानते हैं कि तो ये भागफल के काम आती है, ठीक है, ये इसकी तकनीक है। फिर आप कह सकते हैं कि ये पाई क्या है। तो बच्चों पाई जो होती है वो पाई का मान आप जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है। तो ये जो है वो ये जब इसका विस्तार आता है तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार प्राप्त होता है। तो ये एक अपरिमेय संख्या होती है। और निम्न में से कौन सी अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है तो आप देखते हैं जिनका पूरा वर्गमूल निकलेगा तो आप देख सकते हैं कि 64 का वर्गमूल 8 होता है, 81 का 9 होता है। तो यही अपरिमेय नहीं है, बाकी सारी अपरिमेय संख्या। और आप ये देखें कि ये जो आपके पास दे रखा है ये किस प्रकार की संख्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो एक 121 फिर 121 फिर 112 आ गया। तो बच्चों इस प्रकार से इसमें ये अशांत दशमलव तो है लेकिन आवर्ती नहीं है, तो अशांत अनावर्ती है ये। और जो अनावर्ती होते हैं जो अनावर्ती दशमलव होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपरिमेय होते हैं। तो ये अपरिमेय संख्या है। और फिर ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो बच्चों आप जानते हैं कि जिन संख्याओं के जैसे p बटे q, तो आप जानते हैं कि p बटे q यानी अंश बटे हर में जो हर होता है उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 आने चाहिए। तो बच्चों देखें यहाँ पर 7 आएगा उसके अभाज्य गुणनखंड में। तो केवल यही एक ऐसी संख्या है जिसके अगर आप q यानी नीचे वाले हर के जो गुणनखंड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 और 5 ही आएंगे। आप जानते हैं कि जब आप 100 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आप जानते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 आता है। तो इस प्रकार से इसमें केवल 2 और 5 ही आ रहे हैं, तो इसलिए ये शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करें और फिर गुणनखंड लिखने के बाद देखिए आप देख सकते हैं कि 2 बार आ रहे थे, 2 की घात 2 हो गई और 3 की घात 2 हो गई, 5 और 7 आ गया साथ में। तो ठीक है, अब कह रहा है कि 55 और 88 का जो मैं से ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि इनमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसका भाग जा सकता है, तो वो है 11 आपके पास, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका जो मैं से आएगा कॉमन जो आ रहा है वो आपके पास, या अभाज्य गुणनखंड करके भी आप ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका 11 आएगा।
तो अब ये कह रहा है कि संख्या इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, तो इसे दशमलव रूप में लिखिए। तो बच्चों इसमें आप देखिए कि इसको हम p बटे q के रूप में लेते हैं, यानी अंश बटे हर में। तो हम जब q के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप देख सकते हैं 625 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 आएंगे, तो 4 बार आएंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये 2 की घात 0, क्योंकि 2 नहीं है तो हम ले लेते हैं। इस प्रकार इसका जो q के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की m और 5 की n के रूप में आ रहे हैं। तो इसलिए बच्चों ये शांत दशमलव है, और शांत दशमलव प्राप्त करने के लिए आपको क्या है, चूंकि हमारे पास 5 की घात 4 है, तो आप गौर से इसको सुनिए कि जितने 5 है उतनी 2 चाहिए। तो हम 2 की घात 4 को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 2 को जब 4 बार गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 16, तो 16 × 48 हो गया। और इसको हम लिख देंगे 10 की घात 4 होगी, तो 4 बिंदियां लगाएंगे हम यहाँ पर, फिर दशमलव लगा देंगे 4 स्थानों के बाद। तो देख सकते हैं कि आप 1 2 3 4 के बाद दशमलव लगा दी। इस प्रकार से ये शांत दशमलव इसका प्राप्त होगा। फिर ये कह रहा है कि 1.34 को जो है p बटे q के रूप में लिखिए। तो आप इसको तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। p बटे q के रूप में लिखेंगे तो आप इसका दशमलव हटा लें पहले, तो 1.34 जो है आपके पास, इसको हम लिख सकते हैं 134 बटे, आप एक दशमलव जो उसके स्थान पर नीचे 1 लिखें, आगे 2 अंक है तो 2 0 लगा दें। तो अब आप इसको चाहें तो सरल भी कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं 2 के पाड़े से। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये आएगा आपके पास इसको 2 के पाड़े से काट दें अब, तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 और बटे 50। ठीक है, इस प्रकार से आप सरल करके लिख दीजिए आप इसको। फिर कहा 2 संख्याओं का मैं से और लय से में क्या संबंध है। तो आप जानते हैं कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, ठीक है, तो जो है वो, अच्छा 2 संख्याओं के लय से व मैं से में क्या संबंध है। तो बच्चों आप ये ध्यान रखिए कि जो मैं से होता है वो लय से का एक गुणनखंड होता है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखें कि मैं से यानी महत्तम समापवर्त्य जो होता है, या जिसको हम HCF कहते हैं, मैं से लय से का एक यानी लघुत्तम समापवर्त्य का एक गुणनखंड होता है। ठीक है, यानी इसको भाग दें तो पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, इसमें एक गुणनखंड होता है, ये याद रखें आप। और फिर कह रहा है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष फल जो है वो आपके पास क्या आए, 2 प्राप्त हो। तो यहाँ देखिए बच्चों बड़ा अच्छा सवाल दे रखा है। तो आप इसमें ये याद रखेंगे कि 278 को किस से विभाजित करें, तो आप भागफल ही आए तो आप वापिस भागफल से भाग दे दीजिए। तो देखिए जब भागफल से हमने 278 में भाग दिया तो आपके पास भागफल वापिस कितना आ गया, 23, और शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि 278 को जो हम 23 से भाग दें तो आपके पास 12 शेषफल आएगा और प्लस में 2 क्या आएगा, 12 भागफल आएगा और 2 आपके पास शेषफल आएगा। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि भाज्य A और भाजक B के लिए यदि आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये सूत्र होता है, तो इसमें R के लिए कौन सा संबंध सत्य है। तो आप जानते हैं कि शेषफल जो होता है R जो है वो हमेशा B से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो हमेशा क्या होता है कि 0 से तो बड़ा या उसके बराबर हो सके, लेकिन B से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला इसका संबंध सत्य है कि R इज लेस देन और इक्वल टू 0, कि शेषफल 0 हो सकता है, और या फिर वो हमेशा ही क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा B यानी भाजक से वो क्या होता है, छोटा होता है। तो ये इसकी शर्त जो है वो सत्य है। फिर निम्न में कौन सी संख्या अलग है। तो अलग संख्या के लिए देखिए आप, ये 3/2 है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 4 हो गई, भाग देने पर 2 आ जाएगा, इसमें 2/5 है, और ये 21/35 हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इनमें जो ये जितनी भी संख्या जैसे आप ए में देख रहे हैं, ये सब अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल है, तो ये सभी अपरिमेय। जबकि आप 16 में 4 का भाग देंगे 4 आएगा, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो ये संख्या जो है वो परिमेय हो गई। तो ये अलग है इनमें से। 2 संख्याएं जो 2 संख्याओं A और 18 का लय से बच्चों ये है, और मैं से ये है,
तो a का मान क्या होगा, तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं जो है वो आपका, चूंकि एक संख्या a और एक 18 है, तो आप जानते हैं कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है यानी a गुणा 18 बराबर क्या आएगा आपके पास 36 गुणा 2 आएगा। तो इस प्रकार से a आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा 36 गुणा 2 और बट्टे 18 का भाग लगा दो आप, तो आप 18 दूनी 36 हो गया। तो इस प्रकार से 2 दूनी 4 आएगा, तो ये इसमें जो सही होगा। तो आप ये सूत्र भी याद रखिए, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लय से गुणा में से। फिर आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास दे रखा है इसने कि ये क्या है, तो आप जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक संख्या जो होती है उसमें कुछ भी अपरिमेय संख्याएं जोड़ें, घटाएं, भाग दें, तो वो हमेशा जो है वो गुणा करें तो वो अपरिमेय संख्याएं रहती है। तो ये आपके पास एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आपको कहा है कि इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, तो आप पहले तो देख सकते हैं कि इनको जब गुणा करेंगे तो आपके पास जो है वो 15/150 हो जाएंगे, और जब आप 150 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप जानते हैं कि आपके पास आएंगे ये जो है वो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 आएगा। तो इसमें देखिए अब 5 का जो है वो एक युग्म बन रहा है, तो 5 बाहर आ जाएगा और अंदर आपके पास बचेंगे 2 3 6। तो इस प्रकार से 5√6 जो है वो इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार आप इनको सरल करना सीखें। फिर ये कह रहे हैं कि 2√3 क्या है बच्चों, तो 2√3 में आप देख सकते हैं कि 3 एक अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल होता है वो अपरिमेय होता है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। फिर कह रहे हैं कि एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या, तो आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंड जो है वो चूंकि वो स्वयं ही होती है इसलिए इसके गुणनखंड एक ही होता है उसका। फिर कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है इनका लय से ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो पहले आप इनके गुणनखंड कर लीजिए और फिर इनमें से बड़ी घातों का आप चयन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए, पहले आप क्या करें, इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से, और फिर आप जैसे 96 के गुणनखंड जो आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 की घात कितनी आती है 5 आती है और साथ में 3 है, और 404 के अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। तो आप देख सकते हैं लय से ज्ञात करने के लिए बड़ी घातें लेते हैं बच्चों। तो 2 की घात हमारे पास यहाँ पर बड़ी है 5, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो बड़ी घात ये, फिर 3 लेंगे, 1 से 1 लेंगे, तो इनको गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएंगे 96। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है वो लय से ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। और फिर आप देख सकते हैं कि ये जो 2 सवाल आपको दे रखे हैं इनमें कह रहा है कि इन दोनों का जो है वो मैं से जो है वो यानी HCF लेना आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो आप इनका जो है वो एल्गोरिथम्स के करने के लिए पहले क्या करें, क्योंकि 135 जो है वो आपका बड़ा है, छोटा है, और 225 बड़ा है, तो 225 में आप क्या करें 135 का भाग लगा दें। तो आप देख सकते हैं कि ये पहले एक बार जाएगा और शेषफल आपके पास बचेगा वो था 90 बचेगा। अब आप 90 को वापस आप 35 में भाग लगा दीजिए। इस प्रकार आप आगे से आगे चलते रहिए, तो 90 का भाग दे देंगे 135 में, तो फिर भी एक बार ही भाग जाएगा। यहाँ पर भागफल एक आया था, तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर बचेगा 45, और फिर 45 का भाग आप किस में दे दीजिए 90 में दे दीजिए, तो 45 दूनी 90। तो इस प्रकार से ये पूरा हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 45 का पूरा भाग चला गया। तो मैं से आपके पास कितना आ जाएगा 45 प्राप्त हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये मैं से हो गया इनका। आप उत्तरोत्तर रूप से मतलब ये है कि आप जो शेषफल आता है उसको वापिस भाजक में भाग देते जाइए, जो बाहर है उसको अंदर करते जाइए। जैसे पहले बाहर 135 था तो उसको अंदर कर दिया, फिर जो है वो 90 था उसको अंदर कर दिया, और आगे चलना पड़े तो फिर 45 को भी अंदर कर सकते हैं। फिर ये कह रहा है कि देखिए इन दोनों का जो है वो HCF ये है, तो आप इसका मतलब ये है कि 306 और 657 का जो HCF है वो 9 है। तो लय से ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो बच्चों आप जानते हैं कि LCM जो होता है तो वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बट्टे में क्या होता है, आप जानते हैं कि HCF का भाग दे दें तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो आपके पास ये जो 306 गुणा कितना है 657 है, इसमें हम HCF का भाग दे देंगे 9 का। तो पहले 9 से काटेंगे
तो 9 तिये 27 और 9 चौके 36 आ गया। इस प्रकार से आप इनको जब गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएगा 34 गुणा 657 को आप गुणा कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये आएगा आपके पास गुणा करने पर 22,338। ठीक है, इनको आप गुणा कर लें गौर से। ठीक है, तो ये तो बच्चों आज लगभग हमने जो है वो इसके करीब 30 प्रश्न किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हो गया, बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो इसके अभी काफ़ी प्रश्न बाकी हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न और कराऊंगा। तो आप इन प्रश्नों को गौर से कीजिए और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आप पढ़ाई करें, इन छोटे छोटे प्रश्नों को करना सीखें और जितने भी इसमें नोट करने योग्य हैं छोटी छोटी बातें उनको आप कॉपी में नोट करें और जो सवाल हल किए उनको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, आप बार बार वीडियो देख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।